मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समराइज करता है गिवन डेटा को इनटू अ सिंगल वैल्यू इन सच अ वे कि वो सिंगल वैल्यू पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। कॉमनली यूज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, यानी कॉमनली यूज्ड एवरेजेस क्या है? तो वो है मीन, मीडियन और मोड। मीन में भी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीन तरह के मीन होते हैं। इनमें अगर अरिथमेटिक मीन का बात करें तो अरिथमेटिक मीन जो है वो सिंपल एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। मीडियन रिप्रेजेंट करता है मिडिल मोस्ट वैल्यू को ए गिवन सेट ऑफ डेटा में, और मोड रिप्रेजेंट करता है गिवन सेट ऑफ डेटा में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन हो उसको। आज का हम लोग का टॉपिक है मोड, और मोड कैसे फाइंड करते हैं, मोड क्या होता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो मोड मोड मोस्ट टिपिकल वैल्यू होता है किसी भी एक सीरीज का। मोड वो वैल्यू होता है जिसके अराउंड मोस्ट ऑफ द आइटम्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि शू मेकर का अगर हम लोग बात करें, शू मेकर क्या जानना चाहेगा? शू मेकर हमें यही जानना चाहेगा कि वो कौन सा साइज है शूज का जो मैक्सिमम डिमांड में है। तो ऑब्वियसली उसको कौन से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कंसीडर करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा मोड। तो यहाँ पे मोड मोड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोड होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड डेटा वैल्यू। गिवन सेट ऑफ डेटा में जो सबसे ज्यादा ऑकर कर रहा है उसको हम लोग मोड बोलते हैं। मोड को डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, एम लिख के नीचे सबस्क्रिप्ट में ये ओ लिख के इस तरह से डिनोट कर सकते हैं मोड को। नाउ मोड का कैलकुलेशन। मोड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मोड का कैलकुलेशन डिपेंड करेगा कि किस तरह का सीरीज दिया हुआ है। अगर हम लोगों को अगर सिंपली एक लिस्ट दिया हुआ है यानी इंडिविजुअल सीरीज दिया हुआ है तो उस लिस्ट में देख के ही पता चल जाएगा, इंस्पेक्शन से ही पता चल जाएगा कि कौन सा मोड है। मोड का डेफिनेशन क्या था? जो सबसे ज्यादा ऑकर करता है। तो लिस्ट में जो सबसे ज्यादा ऑकर करता हुआ ऑब्जर्वेशन दिखेगा वही मोड हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लिस्ट में एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर कर रहे हैं तो वो सभी मोड हो जाएंगे, यानी एक गिवन लिस्ट में एक से ज्यादा मोड भी हो सकता है। और अगर ऐसा सिनेरियो हुआ कि सभी आइटम इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर कर रहे हैं तो फिर ऐसे लिस्ट में कोई भी मोड नहीं होगा। यानी मोड किसी भी एक गिवन सेट ऑफ डेटा में एक सिंगल मोड भी हो सकता है, एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई मोड ना हो। ना अगर जो सेट डेटा है वो डेटा अगर फ्रीक्वेंसी सीरीज के रूप में अगर दिया हुआ है तो मोड कैसे निकलेगा? कि हम लोग ऐसे सीरीज है तो फंक्शन के थ्रू मोड निकाल लें। तो इसमें जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑकर करेगा वो मोड हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में हम लोगों को मोड निकालने के लिए ग्रुपिंग मेथड को फॉलो करना होता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे जल्दी ही। अब अगर मान लो सीरीज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज हुआ यानी कंटिन्यूस सीरीज हुआ, मतलब जिसमें क्लास इंटरवल में डेटा को डिवाइड कर दिया गया है और फिर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, वैसा अगर डेटा दिया हुआ है तो उसमें फिर हम लोगों को दो स्टेप फॉलो करना पड़ता है। पहले हम लोग को उसमें मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ता है, और उसके बाद हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोड निकालना पड़ता है फॉर्मूला यूज करके। इसको हम लोग डिटेल में फिर देखेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं उन सब का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखें, हम लोग यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्या ऑकर कर रहा है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली 7 ऑकर कर रहा है। 7 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर कर रहा है, तो 7 इज द मोड ऑफ दिस लिस्ट। नाउ यहाँ पर देखें, हम लोग को फ्रीक्वेंसी सीरीज दिया हुआ है, डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग को मोड निकालना है तो हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर
ये होमोजेनस है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ज्यादा इरेगुलरिटी नहीं है। और यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आइटम मार्क्स जो यहाँ पे 7 है, ये मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इस डिस्क्रीट सीरीज का मोड है 7, 7 मार्क्स। सो मोड इक्वल्स टू 7 मार्क्स। नाउ अब हम लोग ग्रुपिंग मेथड को समझेंगे। यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड से किस तरह से मोड निकाल सकते हैं ये देखें। हम लोगों ने पहले यहाँ पे मेंशन किया था कि फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम लोग को मोड निकालना अगर होगा तो बाय इंस्पेक्शन भी निकाल सकते हैं और बाय ग्रुपिंग मेथड भी निकाल सकते हैं। तो इंस्पेक्शन से कैसे निकालेंगे वो हम लोगों ने देख लिया, और अब हम लोग देखेंगे कि ग्रुपिंग मेथड से कैसे हम लोग कब ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे और ग्रुपिंग मेथड से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं मोड। नाउ सी ग्रुपिंग मेथड क्या है। ग्रुपिंग मेथड यूज कब करेंगे? सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड हम लोग तब यूज करेंगे जब आइटम्स किसी भी एक सीरीज का एक से ज्यादा वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, या फिर जब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और उसके अगल बगल उसके जो नेक्स्ट जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उन दोनों में अगर डिफरेंस ज्यादा ना हो, बहुत छोटा डिफरेंस हो। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जब सीरीज में होमोजेनिटी ना हो और रेगुलरिटी ना हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग ग्रुपिंग मेथड यूज करके मोड फाइंड करेंगे। नाउ यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम अगर हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 9 मार्क्स का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, लेकिन इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 16 17 से 16 सिर्फ एक का ही डिफरेंस है यहाँ पर, और इसके अगल बगल में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है फ्रीक्वेंसीज। तो फिर हम लोग इस केस में अगर हम लोग इंस्पेक्शन के मेथड से अगर मोड बताते हैं तो वो सही नहीं होगा। इसमें हम लोग को ग्रुपिंग मेथड फॉलो करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हम लोग देख रहे हैं और जो नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस बहुत छोटा है, और इस सीरीज में होमोजेनिटी और रेगुलरिटी का भी कमी है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आइटम्स जो है सीरीज का एक से ज्यादा वैल्यू के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है, इस वैल्यू के आसपास भी कॉन्सेंट्रेटेड है, इधर भी आसपास में भी कॉन्सेंट्रेटेड है। सो हम लोग इस केस में हम लोग ग्रुपिंग मेथड फॉलो करेंगे। ग्रुपिंग मेथड करेंगे कैसे? नाउ सी ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहला स्टेप होगा हम लोग का, जैसे ये जो ऊपर टेबल है इसी का हम लोग इसी के लिए हम लोग इसी को ग्रुपिंग मेथड से इसी का मोड निकालते हैं। चलो नाउ सी ग्रुपिंग टेबल सबसे पहला स्टेप है ग्रुपिंग मेथड में ग्रुपिंग टेबल फॉर्म करना। ग्रुपिंग टेबल कैसे फॉर्म होगा? यहाँ पे यहाँ पे दिखाया है कि हम लोग जैसे साइज बात था ऊपर वाले टेबल में, तो हम लोग वो मार्क्स को इधर शो कर दिए सारे, और इनकी पहला जो कॉलम मैंने बनाया है इसमें जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी उन फ्रीक्वेंसीज को लिखा है। हर एक आइटम के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी गई है। पहला कॉलम में जो फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ था वही लिखा गया है। सेकेंड कॉलम में क्या किया गया है कि दो दो आइटम की जो फ्रीक्वेंसीज है ऐड करके उन दोनों आइटम के सामने लिखे हैं। फिर नेक्स्ट दो आइटम को ऐड किए और उसके सामने उनके सामने हम लोगों ने उन दोनों का सम लिख दिया। 4 और 5 यहाँ पे जो आइटम है उनकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया, उनकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया और उसके सामने लिख दिया। तो इस तरह से दो दो आइटम की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके उनके सामने लिख दिया। जैसे यहाँ पे 1 और 2 इनकी फ्रीक्वेंसीज 4 और 7 को ऐड करके यहाँ पे 11 लिख दिया। 3 और 4 की फ्रीक्वेंसीज 8 और 12 उनको ऐड करके इसके सामने लिख दिया। 5 एंड 6 की फ्रीक्वेंसी 16 14 उनको ऐड करके इनके सामने लिख दिया। 6 और 7 की जो फ्रीक्वेंसीज है 9 एंड 7 उनको ऐड करके इनके सामने लिख दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। 8 और 9 की जो फ्रीक्वेंसीज है 17 और 5 उनको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से हम लोगों ने सबकी जो फ्रीक्वेंसीज है उनको उनके सामने वाली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। नाउ सी
इन द थर्ड कॉलम फिर हम लोगों ने क्या किया, एक आइटम को छोड़ दिया और फिर उसके बाद वापस वही जो सेकंड कॉलम में किया था, दो दो आइटम की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया उनके सामने। जैसे 2 और 3 के जो फ्रीक्वेंसीज थे 7+8 यहाँ लिख दिया। देन 4 और 5 की फ्रीक्वेंसी जो थी 12 और 16 उनको ऐड करके लिख दिया। इस तरह से हम लोग करते चले गए। लास्ट में इसमें एक बच गया, कोई बात नहीं, उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। अब दो दो आइटम को ऐड करके हम लोगों ने सेकंड कॉलम में भी ऐड करके लिखा था, लेकिन एक भी आइटम को स्किप नहीं किया था। जब थर्ड कॉलम में जब दो दो आइटम को ऐड करे तो ऊपर का एक आइटम को पहले स्किप करके फिर दो दो आइटम को ऐड करके यहाँ लिख दिया। अब फोर्थ कॉलम में क्या करेंगे, अब शुरू से 3 आइटम जो है उनको उनकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, 4 7 8 वो यहाँ लिख देंगे। फिर नेक्स्ट 3 को उनकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, यहाँ लिख दिए। इस तरह से 3 आइटम्स की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके लिख दिया। फिफ्थ कॉलम में अब अगेन पहला आइटम की फ्रीक्वेंसी को स्किप करके बाकी जो नेक्स्ट 3 है उनकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके यहाँ लिख दिया। तो 2 3 और 4 की फ्रीक्वेंसी 7 8 और 12 को ऐड करके यहाँ लिख दिया। देन नेक्स्ट 3 करके ऐड करके लिख दिया। लास्ट में जब 2 ही बच गए, 3 नहीं हो रहे तो उसको स्किप कर दिया। देन 3 करके अब यहाँ पे एक बार और कॉलम में हम लोग ऐड करेंगे, बट इस बार 2 आइटम को स्किप कर दिए और फिर नेक्स्ट 3 को हम लोग ऐड कर लिए, उनकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके यहाँ पे उनके सामने लिख दिए। तो ये हम लोग का ग्रुपिंग टेबल तैयार हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का एनालिसिस टेबल। इस ग्रुपिंग टेबल से ही बनेगा एनालिसिस टेबल, इसी के हेल्प से बनेगा एनालिसिस टेबल। नाउ सी किस तरह से बना रहे हैं टेबल हम लोग एनालिसिस टेबल। यहाँ पे जो ऊपर ग्रुपिंग टेबल है, इसमें इधर जो ये जो मार्क्स था, जो आइटम्स थे, उसको हम लोगों ने इधर ऐसे अरेंज कर दिया और ये जो कॉलम नंबर है 1 2 3 4 5 6 उसको हम लोगों ने इधर अरेंज कर दिया। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे कि हर एक कॉलम में, जैसे पहला कॉलम है, इसमें सबसे ज्यादा ऑकर करने वाला फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो सबसे ज्यादा ऑकर करने वाला फ्रीक्वेंसी 17 है। तो वो कौन सा आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को, तो हम लोग यहाँ पे गए 9 में मार्क कर दिए। देन सेकंड कॉलम में जाते हैं। सेकंड कॉलम में सबसे ज्यादा ऑकर करने वाला कौन सा है आइटम, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी 30। तो इसके 16 और 14 किसका फ्रीक्वेंसी था, 5 और 6 का। तो हम लोग ये सेकंड कॉलम वाले में 5 और 6 जो है मार्क्स, उसके सामने हम लोग एक एक मार्क कर दिए। थर्ड कॉलम में सिमिलरली हम लोग देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो वो है 28। वो 12 और 16 वाले फ्रीक्वेंसी वाला आइटम है, यानी 12 का आइटम है 4 और 16 का 5। तो हम लोग थर्ड कॉलम में 4 और 5 के सामने जाके मार्क कर दिए। इसी तरह से हम लोग हर एक कॉलम में, हर एक जो कॉलम ऊपर है ग्रुपिंग टेबल में, हर एक कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है वो देखेंगे। तो वो कौन से आइटम्स का फ्रीक्वेंसी है वो देखेंगे। जैसे 12 16 और 14 है फोर्थ कॉलम में, उसका आइटम कौन सा है 4 5 और 6। तो हम लोग फोर्थ कॉलम को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे 4 5 और 6 के सामने जाके मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एनालिसिस टेबल में इधर हम लोग वो कॉलम नंबर लिखे हैं और इधर वो आइटम लिख रहे हैं जो उस कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिनको ऐड करने, जिनके फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने से आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन सब का टोटल कर देंगे। तो टोटल जब कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें 5 आया है। तो 5 मार्क्स जो है, 5 मार्क्स जो है उसके नीचे क्या आया है 5। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो हम लोग का ऊपर जो डिस्क्रीट हम लोग को जो सीरीज दिया हुआ था उसका मोड क्या हो जाएगा, उसका मोड होगा 5 मार्क्स। तो इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग मेथड यूज करके मोड निकाल सकते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड यूज करते समय हम लोग को बेसिकली 2 स्टेप में करना होगा काम को। पहले हम लोग को ग्रुपिंग टेबल बनाना होगा। ग्रुपिंग टेबल बना लेने के बाद हम लोगों को एनालिसिस टेबल बनाना होगा और हम लोग को पता चल जाएगा कि मोड कौन सा है। अब हम लोग देखेंगे ये जो ग्रुपिंग मेथड हम लोगों ने अप्लाई किया था, ये जो ग्रुपिंग मेथड हम लोगों ने अप्लाई किया, ये अप्लाई किया था डिस्क्रीट सीरीज पे। नाउ अगर सपोज
कंटिन्यूस सीरीज हुआ यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज हुआ, तो उस केस में हम लोग मोड कैसे निकालेंगे, तो उसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज करो इसको देखें, तो ये यहाँ पर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज है, और यहाँ इसको कंटिन्यूस सीरीज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास इंटरवल देख रहे हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी सीरीज। और इसमें कोई गैप भी नहीं है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस सीरीज भी बोल सकते हैं। गैप नहीं है इन द सेंस 20 से 25, 25 से 30, यहाँ सारे आइटम कवर हो जा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह से दिया हुआ था डिस्क्रीट, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, उसके बीच का तो कुछ नहीं है। 2 और 3 के बीच में जो नंबर है उसके लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये डिस्क्रीट था। और ये जो है तुम्हारा, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंटिन्यूस सीरीज को। नाउ इस केस में हम लोग कैसे करेंगे, मोड कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। जिस तरह से अभी हम लोग देखे थे डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड अप्लाई किए थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करके हम लोग मॉडल क्लास निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या इसमें हम लोग इंस्पेक्शन से मॉडल क्लास नहीं निकाल सकते? हाँ, अगेन वही वाली बात हो जाएगी, इंस्पेक्शन से भी हम लोग मॉडल क्लास निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अगर यूनिफॉर्म हुआ, मतलब होमोजेनस हुआ, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर हुआ, तो उस केस में हम लोग अगर ऑब्जर्वेशन से ही देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मॉडल क्लास कौन सा है। अदरवाइज हम लोगों को मॉडल क्लास निकालने के लिए, मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए हम लोगों को ग्रुपिंग मेथड फॉलो करना चाहिए। ग्रुपिंग मेथड फॉलो करने का तरीका एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा अभी हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में किए थे। सबसे पहले होगा ग्रुपिंग टेबल बनेगा, और फिर एनालिसिस टेबल बनेगा। तो बस ग्रुपिंग टेबल में क्या होगा, ग्रुपिंग टेबल में यहाँ पे जैसे पहले के केस में, डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम लोग यहाँ पे मार्क्स लिखे थे, उसके जगह यहाँ पे क्लास इंटरवल रहेगा, दैट्स इट। और यहाँ पर फिर जब हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे तो वहां भी क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा, और हम लोग फिर जब देखेंगे जिसमें हाईएस्ट आ रहा है, तो फिर वही क्लास इंटरवल जो रहेगा वो मॉडल क्लास हो जाएगा। तो मॉडल क्लास हम लोग सेम जैसे पहले किए उसी तरह से ग्रुपिंग मेथड यूज करके हम लोग कंटिन्यूस सीरीज के केस में भी मॉडल क्लास निकाल सकते हैं। एक बार मॉडल क्लास निकल गया तो उसके बाद हम लोग को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मोड का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है मोड निकालने का। मोड निकलेगा कैसे? कोई भी मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। जो मॉडल क्लास है, सपोज करो मॉडल क्लास ये है, तो इसके पहले वाले क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 हो गया। ये मॉडल क्लास है, मान लो ये वाला 40 टू 45, तो ये हो गया fm। इसके पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया f1, इसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया f2। तो यहाँ पर fm हो गया, अगर ये 40 से 45 मॉडल क्लास आता है तो फिर fm हो गया 25, और f1 हो गया इसके पहले वाला यानी 18, और f2 हो गया ये 12, यानी नीचे हो जाएगा 2 इंटू 25 माइनस 18 माइनस 12, अगर ये मॉडल क्लास आया तो। और अगर ये मॉडल क्लास आया तो L1 यहाँ पे हो जाएगा 40। नाउ H क्या है? H है क्लास साइज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्लास साइज है क्या? सब जगह क्लास साइज है 5। 5 क्लास साइज है, तो यहाँ पे हम लोग क्लास साइज से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मॉडल क्लास पता चल जाए तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यहाँ लिखेंगे, उस मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी यहाँ आएगा, उसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी यहाँ आएगा, और ये उसके मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास का मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी हो गया, और यहाँ पर क्लास साइज से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला यूज करके मोड निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज जब दिया रहेगा तो ग्रुपिंग मेथड से हम लोग को सिर्फ मॉडल क्लास मिलेगा, हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगा। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को फॉर्मूला से पता चलेगा। ठीक है, इवन हम लोग अगर इंस्पेक्शन मेथड भी यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी हम लोगों को इंस्पेक्शन मेथड से भी हम लोग को मॉडल क्लास ही पता चलेगा, फिर हम लोगों को ये फॉर्मूला लगा के ही एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा।
सो फॉर्मूला इजी है याद रखने का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने की है। अगर क्लास इंटरवल जो है, यहाँ पे जैसे हम लोग ऊपर देखे थे, क्लास इंटरवल जो था वो इक्वल था। सब जगह हम लोग देख रहे थे 5 का क्लास साइज था। अभी अगर क्लास इंटरवल अगर अनइक्वल रहेगा तो हम लोगों को फिर क्लास इंटरवल को इक्वल करना पड़ जाता है और उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी को भी एडजस्ट करना पड़ता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि कभी मिड वैल्यूज अगर दिया हुआ है, अगर मिड वैल्यूज अगर दिया हुआ है, मतलब मिड वैल्यूज मतलब क्लास इंटरवल नहीं दिया, उसके बीच वाला वैल्यू जो है वो वैल्यू दे दिया। जैसे मान लो 20 to 25 मेंशन नहीं करके अगर ये मेंशन कर दिया जाए 22.5 मतलब मिड वैल्यू, तो फिर हम लोगों को क्लास इंटरवल पहले निकालना होता है। वो कैसे निकलता है? जैसे इसका मान लो मिड वैल्यू है 22.5, इसका 27.5, इसका 32.5, तो किसी भी कोई भी कंसेक्यूटिव मिड वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को क्लास साइज पता चल जाता है। यहाँ पे 27.5 आएगा मिड वैल्यू, इसका 22.5, तो 27.5 अगर मेंशन रहता और ये 22.5 मेंशन रहता तो 27.5 माइनस 22.5 यानी 5, तो वो क्लास साइज हो गया। तो हम लोग को जो मिड वैल्यू है उसमें क्लास साइज का आधा हम लोग ऐड करेंगे तो अपर लिमिट मिल जाएगा, आधा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लोअर लिमिट मिल जाएगा। क्लास साइज हम लोग का यहाँ पे क्या निकला था 5, तो हम लोग है ना 5 का आधा 2.5, तो 22.5 अगर मिड वैल्यू दिया हुआ है तो 22.5 में 2.5 ऐड कर देंगे तो अपर लिमिट आ गया, 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लोअर लिमिट आ गया। इस तरह से अगर मिड वैल्यू भी अगर दिया हुआ है तो तुम लोग आराम से क्लास इंटरवल निकाल सकते हो। एक और केस हो सकता है जबकि तुम लोग को फ्रीक्वेंसीज नहीं दिया हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हो। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हो तो उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ था। अगर क्यूमुलेटिव होता तो यहाँ पे लिखा होता 5, यहाँ लिखा होता 5 + 7 कितना होता है 12, तो यहाँ 12 लिखा होता। फिर यहाँ क्या लिखा होता, यहाँ 12 प्लस यानी 20 लिखा होता, तो यहाँ 5 यहाँ 12 यहाँ 20 इस तरह से दिया होता है, यहाँ 38 इस तरह से दिया होता है, यानी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होता तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि ये 5 तो यहाँ पे 5 ही रह जाता, यहाँ पे 12 माइनस 5 कर देते तो 7 आ जाता, यहाँ पे 20 दिया हुआ होता तो 20 माइनस 12 कर देते तो ये 8 आ जाता। इस तरह से हम लोग अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है तो इजीली हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल के कर सकते हैं। अब आते हैं एक और मेथड हम लोग देख लेते हैं कि मोड निकालने का एक ग्राफिक मेथड भी होता है। हिस्टोग्राम बनाना तो तुम लोग जानते ही हो, तो हिस्टोग्राम तुम लोग आराम से बना सकते हो अगर तुम लोगों को कभी भी कंटिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है तो हिस्टोग्राम जब बन जाए तो इधर क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट होता है, इधर फ्रीक्वेंसीज। तो हिस्टोग्राम में जो हाईएस्ट यहाँ पे जो दिख रहा है ये टावर जैसा, इसका इस एंड को हम लोग इसके नेक्स्ट वाले का ये जो टिप है इससे ज्वाइन कर देते हैं, और इधर वाला जो है इसको हम लोग इसके पहले वाले के इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से इस एंड को हम लोग इससे ज्वाइन करते हैं, इस एंड को हम लोग इसके बाद वाले इससे ज्वाइन करते हैं। तो फिर ये दोनों जहाँ मीट करता है वहां पर जो हम लोग को वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू ही मोड होता है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिक मेथड से भी मोड को लोकेट कर सकते हैं कि मोड कहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ओके, नाउ एक और चीज हम लोग डिस्कस कर ले, मोड और मीन और मीडियन इनके आपस में भी एक रिलेशनशिप है। नाउ देखो, अगर मान लो जो डेटा गिवन डेटा अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब ऐसे यूनिफॉर्मली रेगुलर वे में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इस तरह से अगर ये नॉर्मल अगर इस तरह का अगर तुम लोग का ये बना रहा हो कर्व, तो तुम्हारा यहाँ पर इस तरह के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन मीडियन और मोड सबका वैल्यू सेम हो जाता है। ठीक है, मतलब मीन मीडियन और मोड सब इक्वल होते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं रहता है, यूजुअली इस तरह का रहता है, थोड़ा सा स्क्यूड रहता है। ये यहाँ पे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड, और इसमें ये निगेटिवली स्क्यूड है। इधर ज्यादा लंबा था ये पॉजिटिवली स्क्यूड, इसमें इधर ज्यादा लंबा था ये निगेटिवली स्क्यूड कर्व है। ये दोनों ही मॉडरेटली एसिमेट्रिक है, ज्यादा एसिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक था पूरा, ये मॉडरेटली एसिमेट्रिक है दोनों डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह का जब अगर डिस्ट्रीब्यूशन रहे, जब मॉडरेटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जब दिया हुआ रहे, तो हम लोग ये रिलेशनशिप यूज करके मोड भी निकाल सकते हैं।
मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ द मीन। तो अगर मीडियन और मीन पता है तो इस रिलेशनशिप में हम लोग वैल्यू पुट करके मोड निकाल सकते हैं, अगर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है मॉडरेटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर मोड का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।